आज की हमारी गहन चर्चा का विषय है आयुर्वेद का एक चमत्कार, निर्गुंडी। हमारे सामने जो स्रोत है वे इस जड़ी बूटी के जो मुख्य लाभ हैं और इसके पीछे का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उस पर काफी विस्तार से प्रकाश डालते हैं। तो आज का उद्देश्य यही समझना है कि यह पारंपरिक ज्ञान हमारे स्वास्थ्य के लिए आज भी कितना प्रासंगिक है। ये एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। हम निर्गुंडी को सिर्फ एक पारंपरिक औषधि के रूप में नहीं देखेंगे, बल्कि उसके वैज्ञानिक आधार को भी समझने की कोशिश करेंगे। इन स्रोतों से हम जानेंगे कि इसके जो चिकित्सीय गुण हैं वो किन सक्रिय घटकों से आते हैं और ये पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच मतलब कैसे एक पुल का काम करती है। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले ये निर्गुंडी है क्या? स्रोत इसकी वानस्पतिक पहचान के बारे में क्या बताते हैं? बिल्कुल, इसका वानस्पतिक नाम है स्ट्राइकनोस पोटैटोरम और ये लोगानिएसी परिवार का पौधा है। अच्छा। और जो बात इसे खास बनाती है वो है इसके परिपक्व सूखे हुए बीज। इन्हीं बीजों में इसके सारे औषधीय गुण छिपे हैं एक तरह से। और यहाँ ये समझना बड़ा आकर्षक है कि इसके जो चिकित्सीय गुण हैं उनका मुख्य स्रोत हैं इसके सक्रिय यौगिक, जैसे सैपोनिन्स, अल्कलॉइड्स और टेरिलॉइड्स। स्रोतों में इसके लाभों की एक बहुत लंबी सूची है। तो शुरुआत पाचन से करते हैं। इसे गैस, अपच, एसिडिटी और कब्ज जैसी जो आम समस्याएं हैं उनके लिए एक प्राकृतिक समाधान के रूप में बताया गया है। यहाँ ये बात दिलचस्प हो जाती है कि ये काम कैसे करता है। इसके 3 अलग-अलग तरीके बताए गए हैं, है ना? जी, पहला है बीजों का अर्क। ये गैस को कम करता है, अपच में राहत देता है और एसिडिटी को भी कम करता है। ठीक है। दूसरा है सुबह भीगे हुए बीजों का पानी। यह एक हल्के लैक्सेटिव की तरह काम करता है जो पेट साफ करता है और कब्ज से राहत दिलाता है। और तीसरा? और तीसरा, ये हमारी जठराग्नि यानी जो हमारी पाचन अग्नि है उसे संतुलित करता है और पूरे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, जिससे कि हमारे समग्र पाचन स्वास्थ्य में सुधार होता है। पाचन के अलावा मूत्र प्रणाली के स्वास्थ्य के लिए भी इसके फायदे बताए गए हैं, खासकर यूटीआई में राहत के लिए। हाँ, इसमें कुछ प्राकृतिक जीवाणुरोधी गुणों का भी उल्लेख है जो जलन, दर्द और बार-बार पेशाब आने की समस्या को कम करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बीजों का जो पानी है वो मूत्रवर्धक यानी डायूरेटिक होता है। अच्छा। जो शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है और दोबारा संक्रमण होने से रोकता है। इससे गुर्दे भी स्वस्थ रहते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये शरीर की जो शुद्धिकरण प्रक्रिया है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छा, तो इसके लाभ और भी हैं? जी, स्रोतों के अनुसार इसके लाभ आंखों और त्वचा तक भी फैले हुए हैं। आंखों की देखभाल के लिए गुलाब जल के साथ इसके बीजों का पेस्ट बनाकर लगाने से लालिमा और जलन शांत होती है। और इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट यौगिक रेटिना को मजबूत करते हैं और दृष्टि में भी सुधार लाते हैं। और त्वचा के लिए? त्वचा के लिए इसके पेस्ट को मुहासों और चकत्तों पर प्रभावी बताया गया है। यह सूजन को कम करता है और त्वचा को कोमल बनाता है। तो इन सब का मतलब क्या है? इसे व्यावहारिक रूप से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? स्रोत 3 मुख्य तरीके बताते हैं, जहां तक मैंने पढ़ा। हाँ, तरीके बहुत सरल हैं। पहला है सुबह का पेय। 2-3 बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और सुबह खाली पेट पी लें। ठीक है। दूसरा है पेस्ट का अनुप्रयोग। बीजों का पाउडर बनाकर शहद या गुलाब जल के साथ मिलाकर त्वचा पर लगा सकते हैं। और तीसरा जल शोधन। ये तो बहुत ही अनूठा उपयोग है। बिल्कुल, ये एक पारंपरिक और बहुत ही अनूठा उपयोग है। गंदे पानी के मटके में कुछ कुचले हुए बीज डाल दें तो करीब 2 घंटे बाद ऊपर से साफ पानी मिल जाता है। अब बात करते हैं खुराक और सावधानियों की, जो किसी भी औषधि के लिए बेहद जरूरी है। अलग-अलग रूपों में इसकी खुराक क्या होनी चाहिए? स्रोतों में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। अगर चूर्ण ले रहे हैं तो 1 से 2 ग्राम, काढ़ा ले रहे हैं तो 20 से 30 मिलीलीटर और अर्क की 5 से 10 बूंदें। अच्छा। यह सिरप और कैप्सूल के रूप में भी उपलब्ध है, पर मुख्य सलाह यही है कि किसी वैद्य की सलाह से प्रतिदिन 2 खुराक ली जाएं। और सुरक्षा के बारे में क्या कुछ खास चेतावनियां भी दी गई हैं? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सुरक्षा हमेशा सबसे पहले आती है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, और अत्यधिक मात्रा में सेवन से मितली और पेट दर्द हो सकता है। और त्वचा पर लगाने से पहले?
त्वचा पर लगाने से पहले पैच टेस्ट करना अनिवार्य है। इसके अलावा उच्च खुराक के कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे अतिसार, पेट में ऐंठन और कभी-कभी त्वचा पर एलर्जी भी। मधुमेह और हाइपरटेंशन के रोगियों के लिए भी कुछ कहा गया है। जी, उन्हें इसे सावधानी से लेना चाहिए। और जो लोग एलोपैथिक दवाएं ले रहे हैं, उनके साथ इसके संभावित इंटरैक्शन के कारण चिकित्सकीय परामर्श तो अनिवार्य ही है। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान मिलते हैं। कुछ इन विट्रो अध्ययनों का भी जिक्र है ना? और यहाँ जो आकर्षक है वो ये है कि ये अध्ययन पारंपरिक मान्यताओं की पुष्टि करते हैं। अध्ययनों ने इसके एंटी यूरिनरी पैथोजन गुणों को साबित किया है। मतलब मूत्र संक्रमण के रोगाणुओं के खिलाफ। बिल्कुल। साथ ही इसके एंटीऑक्सीडेंट और हेपेटोप्रोटेक्टिव यानी लिवर की रक्षा करने वाले गुणों को भी साबित किया है। और भविष्य में क्या नए शोध और अनुप्रयोगों की भी कोई संभावना है? बिल्कुल, भविष्य की संभावनाएं तो काफी उत्साहजनक है। स्रोत बताते हैं कि नए शोध नैनो एनकैप्सुलेशन, हर्बल टी बैग्स और वाटर प्यूरिफायर टैबलेट्स जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित हैं। अच्छा। ये पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक जीवन शैली के लिए सुविधाजनक बनाने का एक प्रयास है। तो संक्षेप में कहें तो निर्गुंडी एक बहुउपयोगी आयुर्वेदिक औषधि के रूप में उभरती है, जिसकी जड़ें पारंपरिक ज्ञान में गहरी हैं। और अब तो वैज्ञानिक अध्ययन भी इसके गुणों की पुष्टि कर रहे हैं। जल शोधन से लेकर पाचन, स्वास्थ्य और त्वचा की देखभाल तक इसके अनुप्रयोग बहुत ही व्यापक है। एकदम सही। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे सदियों पुराना ज्ञान हमें स्थायी और समग्र समाधान प्रदान कर सकता है। यहाँ से जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं वो हैं इसकी बहुमुखी प्रतिभा, सही खुराक का महत्व और पेशेवर परामर्श की जरूरत, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है। ये पूरी चर्चा एक विचार छोड़ जाती है। जैसे जैसे विज्ञान ऐसी पारंपरिक औषधियों के गुणों को प्रमाणित करता जाएगा, क्या रोजमर्रा की स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा के प्रति हमारा दृष्टिकोण इस प्राचीन ज्ञान को और अधिक सहजता से एकीकृत करने के लिए विकसित हो सकता है?